आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछला वीडियो जो रासायनिक अभिक्रिया का हमने बनाया था उसी को आगे बढ़ाते हुए विशेष तौर पर कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे और साइंस के बच्चे 9 से 12 तक के सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये सबके लिए उपयोगी साबित होगा। रासायनिक समीकरण की आवश्यकता 9 से 12 तक के सभी बच्चों को होती है। कैसे लर्न किया है, कैसे सीखा जाता है, कैसे याद रखना है। तो आज आप सभी बड़े इंटरेस्ट लेकर पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें और इस वीडियो में आपको जो बातें अच्छी लगती हैं उसे नोट करें। तो आइए शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में आज हम वीडियो। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण को हम पढ़ने के पहले कुछ मोटी मोटी बातें, इम्पोर्टेंट बातें हैं, उन्हें हम थोड़ा सा देख लें तो हमें रासायनिक समीकरण पढ़ने में आसानी आएगी। और क्या इम्पोर्टेंट होता है रासायनिक समीकरण में, उन बातों पर गौर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण जो होता है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को दर्शाता है। तो इसमें जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो मुख्य भाग होते हैं, तो हम रासायनिक समीकरण को दो भागों में डिवाइड करते हैं। रासायनिक समीकरण की यदि हम बात करें, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, उसके बाद में और विस्तार से इसको हम जानेंगे। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में दो भाग होते हैं। एक भाग होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड दूसरा होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS एंड RHS। अब ये क्या होता है, दिक्कत नहीं आएगी, देखते रहिए। LHS एंड RHS, ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंस लिखा जाता है, जैसे एक सपोज डेट हमने लिखा A+B, ठीक है, और ये क्रिया करके बनाते हैं C+D। ठीक, अब A+B किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और ये बनाते हैं C+D। ठीक है, तो यहाँ हम ये देखना कि लेफ्ट हैंड साइड में हम किसे लिख रहे हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और अभिक्रिया के दौरान जो बनता है वो किधर लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था इसको हम क्या बोलते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, मीन्स क्रिया में भाग लेने वाला। इसका और भी एक नाम है, या क्रियाकारक। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, उसी प्रकार हम जब भी क्रिया करते हैं तो जो भी सब्सटेंस बनेगा उसे हम बोलते हैं उत्पाद, या इसका एक और नाम है क्रियाफल, और इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट। ओके, ये बात समझ आ गई। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट को एंड लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट को, मतलब अभिकारक होंगे लेफ्ट हैंड साइड में और बनने वाला जो भी सब्सटेंस पदार्थ होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। ठीक, अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हम एक एरो का चिन्ह लगाते हैं। तीर का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। ये तीर का चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि अभिक्रिया आपकी कौन सी दिशा में संपन्न हो रही है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एरो का जो नुकीला सिरा होता है उसकी तरफ हम किसको लिखेंगे, उत्पाद को या क्रियाफल को या प्रोडक्ट को, और इसकी पूंछ जो होती है टेल, इसको हम हेड मान लें और इसको हम टेल मान लें। तो पूंछ की तरफ क्या होगा, अभिकारक होगा जो क्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अभिकारक का होना बहुत जरूरी किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए। ओके, ये बात सुनिए। अब दूसरी बात याद रखिए कि यदि अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तो उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये कि उत्पादों की संख्या 2 से ज़्यादा होती है, 2 या 2 से ज़्यादा होती तो इनके बीच में भी हम क्या लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं।
इज डेट क्लियर? तो हमने क्या देखा अभी कि अभिकारक को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उत्पाद को हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। यदि अभिकारक की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा है तो हम उनके बीच में धन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार उत्पाद की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा है तो उनके बीच में हम क्या लगाएंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे। ओके, और अभिकारक उत्पाद के बीच में हम एरो लगाते हैं, तीर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, तीर का हेड वाला सिरा उत्पाद की तरफ होता है और टेल वाला सिरा अभिकारक की तरफ होता है। ठीक है, तो ये इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। यह अभिक्रिया को दिशा को प्रदर्शित करेगा एरो का चिन्ह। ओके, अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हम रासायनिक अभिक्रिया पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है तो फिर रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में बयां करते हैं, वाक्य के रूप में कहा जाता है। जैसे कि मेरे पास में हम यूँ कहें कि हम मैग्नीशियम रिबन, जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया को मैंने सेंटेंस के रूप में लिखा है। ठीक है, क्या लिखा हमने कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब बात तो सही है, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत ये पड़ी क्योंकि कोई आगे बोले कि हम इसका शॉर्टकट निकालें, इतना बड़ा सेंटेंस बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा कोई फार्मूला यदि मिल जाए कि हम क्या करें, इसको छोटे शब्दों में लिख दें और हमारा काम हो जाए। तो ने बोला ठीक है, हम इस रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्द समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। अब ये शब्द समीकरण क्या होता है, तो सिंपल, उन्होंने क्या करा कि ये मैग्नीशियम देखना है ना, बड़े अच्छी बात आएगी निकल के। यहाँ पर मैग्नीशियम को ने लिखा, बोले देखो ऐसा कर सकते हैं अपन, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम। फिर बोला उसने कि भैया किसके क्रिया करा रहे हम, वायु मीन्स ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। ठीक है, उन्होंने बोला क्या बना रहा है, तो बोले ऐसा एरो लगा दो और बना दो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये लोगों को बात अच्छा समझ में आया, बोले हाँ भैया कम हुआ, मतलब इतना सारा लिखने से अच्छा है कि कम में काम चला है। ठीक है, क्योंकि बार बार भाई प्रयोग तो होते रहते हैं, शॉर्टकट आदत हमारी ना कि जब छोटे में काम चला इतना बड़ा क्यों लिखें। तो बोले कि हाँ ये थोड़ा कुछ समझ में आ रहा, बोले है ना, बोले इतना लिखने से अच्छा है ये इतने में काम हो जाए। तो बोले इसको हमने वाक्य के रूप में दर्शाया था रासायनिक अभिक्रिया को, तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे। बोले इसको क्या नाम देना है, इसको आप एक काम करो, इसको बोल दिए शब्द समीकरण। इसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, शब्द समीकरण। ठीक है, सिंपल बात है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को शब्द के रूप में लिखा जा रहा है। किसके रूप में, शब्द से तात्पर्य होता है कि हम यहाँ सूत्र और संकेत अभी हमने यहाँ पर लागू नहीं करे। ठीक है, हमने क्या करे, अभी यहाँ सिर्फ मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखा है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। बाकी फार्मूला वही है जो इसके पहले हमने आपको शुरू में समझाया था कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे। यहाँ पर सपोज करिए आप, ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक होंगे ना, ये क्या होगा, ये होगा उत्पाद। ठीक है, तो अभी हमने ए बी
और CD के माध्यम से शुरू में समझाया था, ठीक है। इनके बीच में हमें क्या करना है, एरो लगाना है। उत्पाद सिंगल एरो, ठीक है, अगर 2 होते तो हम प्लस लगाते हैं, और अभिकारक हमारे पास में 2 है तो हमने प्लस का चिन्ह यहाँ भी लगा दिया। नियम वही अप्लाई होंगे इसमें, लेकिन सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने इसको क्या नाम दे दिया, शब्द समीकरण नाम दे दिया। दैट इज क्लियर। पहले वाक्य सेंटेंस लिखा था हमने, बोले नहीं इससे काम नहीं चलेगा, तो फिर किससे काम चलेगा भैया। बोले छोटा छोटा इसका रूप, छोटा रूप करो, तो हमने क्या कर दिया इसको, चलो ठीक है, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखो बस। किससे क्रिया कराई, तो वायु से, तो ऑक्सीजन लिख दो। वायु मीन्स ऑक्सीजन ही होता है ना, ऑक्सीजन लिख दिया, बस इनको मिला के इन पे संयोग करा दिया और तीर का चिन्ह लगा दो, और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात समझ। इसको कहना क्या, तो उन्होंने बोला इसको बोलो शब्द समीकरण। दैट इज क्लियर। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखा जाता है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर और भी थोड़ा सा किसी को लगा ये भी बड़ा हो रहा है। व्यक्ति की आदत है ना, कम मेहनत करे और ज़्यादा मिल जाए, कम काम करे और उसका बेनिफिट ज़्यादा मिल जाए, कम मेहनत करे और बहुत सारा मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इससे भी छोटा हो सकता है क्या। बोले हाँ हो सकता है। बोले जो हमारे पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें इनके संकेत लिखे हुए। क्या लिखे हुए, संकेत। मतलब मैग्नीशियम का संकेत, ऑक्सीजन का संकेत, है ना, ये दोनों मिलकर जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको भी संकेत या सूत्र में दर्शा दो। उन्होंने कहा बात तो सही है। बोले कैसे। उन्होंने कहा हाँ कि भैया ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या है, देखते हैं। मैग्नीशियम का जो संकेत था वो हमने देखा था Mg का, Mg ये मैग्नीशियम होता है। बोले वाह, एक और नई बात समझ आ गई। तो फिर बोले उधर क्या है, बोला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये O2। आहा, बात समझ आ रही। तो फिर बस एरो लगाओ बीच में और बस इनको मिला दो। बोले हाँ यार, तो बोलेगी ये क्या बनाएगा, बुलाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई। उन्होंने बोला बस इससे छोटा अब तो शायद ही होगा, ये चलेगा। बोले तो यहाँ पर देखना स्टूडेंट, ये भी क्या है, ये भी ये क्या अभिकारक है ना, रिएक्टेंट है ना ये भी, ठीक है। और ये क्या है, ये उत्पाद है, प्रोडक्ट। बात समझ आ रही। फिर समझना, पहले सेंटेंस लिखा, बोले नहीं छोटा, शब्द में लिखा, बोले नहीं इससे भी छोटा। अब उनके संकेत लेकर आ गए। क्या लेके आ गए, संकेत। और यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर है ना, ये इस प्रकार से हमने इसके संकेत के रूप में दर्शाया, समीकरण बताया। तो बोले इसको क्या नाम देंगे, बोले इसको हम समीकरण बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, समीकरण बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन समीकरण तो बोलेंगे, बट यहाँ पर जो हमने अभिकारक है हमारे पास, जितने अभिकारक है ना, उतने उत्पाद तो बने नहीं। कहने का तात्पर्य कि अभिकारक या जो पदार्थ थे इसमें जितने परमाणु थे उतने परमाणु तो इधर है ही नहीं, तो उसको हम कौन सा समीकरण नाम दें। बोले इसकी क्या जरूरत है, बोले जरूरत है। कैसे, बोले 9th में एक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जाता और ना ही नष्ट किया जाता, या फिर पदार्थों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ यार, बात तो सही है। तो इसमें तो जो पदार्थ है उनके परमाणु की संख्या अभिकारक में ज़्यादा दिख रही है और उत्पाद में कम दिख रही है। तो उन्हें बोला देखो एक काम करते हैं, इसको हम कंप्लीट या संतुलित समीकरण तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इसे क्या बोल देते हैं, बोले इसको हम बोलते हैं ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण कैसा समीकरण है ये, ढांचा समीकरण। इसकी डेफिनेशन देखना क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में यहाँ पर एक समीकरण तो आया, शब्द समीकरण आया, अब क्या आ गया, ढांचा समीकरण आ गया, ठीक। अब रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन यहाँ पर क्या निकलेगी,
यदि हम देखें, अब ये है तो रासायनिक समीकरण, अब संतुलित है या नहीं है ये हम और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन निकल कर आ रही है। देखना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद, राइट, अभिकारक एंड उत्पाद, या अभिकारक एवं उत्पाद यहाँ है कि यहाँ अभिकारक दो है, ठीक है। अभिकारक तथा उत्पादों को सूत्र या संकेत के रूप में, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, किसके रूप में, सूत्र या संकेत, सूत्र या संकेत के रूप में जब प्रदर्शित किया जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को सूत्र या संकेत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात सुन में, ये संकेत Mg, राइट, ये ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है O2, राइट, O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO, तो यहीं से उनने एक रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन बना दी। कहा कि भैया रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को सूत्र या संकेत के रूप में जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन हो गई, लेकिन ये इनबैलेंस है। कैसी है, इनबैलेंस है, और इनबैलेंस होने के कारण इसको हमने क्या नाम दिया, ढांचा समीकरण। अब बोलोगे सर ये ढांचा समीकरण की परिभाषा क्या हो सकती है, सिंपल है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद, या एवं भी लगा सकते हो, अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो उसे हम कहते हैं ढांचा समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो उसे हम उसे ढांचा समीकरण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। ढांचा समीकरण किसको बोलेंगे, ढांचा समीकरण में जो उत्पाद बनता है प्रोडक्ट वो तो वही रहेगा, ठीक है। इनबैलेंस है तो इनबैलेंस है मतलब उसको हमने ढांचा बोल दिया, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, MgO ही बनेगा। इसके आगे ही हम कुछ Mg के परमाणु संख्या को जब हम अभी बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये MgO फार्मूला होगा, यहाँ Mg यहाँ नहीं कुछ लगा सकते, यहाँ नहीं कुछ लगा सकते। अब जो भी हम लगाएंगे तो ये Mg के इस तरफ यहाँ पर कुछ भी अंक वगैरह ला के हम बैलेंस करेंगे, अभी करेंगे। अभी हम ढांचा समीकरण की बात कर रहे हैं। बात समझ आई, किसको बोलेंगे ढांचा समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है तो इसे हम ढांचा समीकरण कहते हैं। स्टेट क्लियर। अब से ढांचा समीकरण तो बात समझ में आ गई। बोले एक और आपको मैं बताता हूँ ढांचा समीकरण। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा H2 + O2, ये क्या बनाएगा, H2O जल बना दे। ये भी ढांचा समीकरण है। कैसे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 है, बट यहाँ पर एक ही है। बनेगा जल, लेकिन दोनों तरफ परमाणु की संख्या इनबैलेंस है, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, कम ज़्यादा होती है। अभिकारक में ज़्यादा, उत्पाद में कम हो, उत्पाद में ज़्यादा, अभिकारक में ज़्यादा, अभिकारक में कम हो, तो ऐसा समीकरण को हम ढांचा समीकरण कहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। आएगा यार, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का नाम सीरियस, इसको पकड़ना पड़ेगा यूँ, राइट। जितना इसको समझोगे ना, रटने से तो मैं 2 रिएक्शन आपको अभी बता देता, आप रट के पास भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे हम केमिस्ट्री को। पास हो जा रहे ना। तो ढांचा समीकरण, तो यहाँ पर आपको शब्द समीकरण की बात, ढांचा समीकरण की बात हो गई। वाक्यों में कैसे लिखते, सेंटेंस में ये बात हो गई। अब उन्हें बोला नहीं भैया, जब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित
किया जा सकता है तो फिर इसे बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो बोले बैलेंस करना क्यों ज़रूरी? बैलेंस करना ज़रूरी क्योंकि अभी हमने बोला था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि पदार्थ न उत्पन्न होता है न नष्ट, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो जब यहाँ पर न उत्पन्न न नष्ट हो रहा है तो फिर इनके द्रव्यमान तो बराबर होना चाहिए ना, इनकी मात्रा इधर भी बराबर होना चाहिए, इधर भी होनी चाहिए उतनी। बोले बात तो सही है। तो फिर क्या करना? बोले इसको संतुलित करो। क्या करो? इसे संतुलित करो। तो बोले संतुलित कर देंगे तो फिर उसको क्या नाम बोलेंगे? तो संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन क्या होगी, आइए देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, कैसे किया जाता है वो देखेंगे। संतुलन करना क्यों जरूरी है, यह अभी हमने देखा था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार पदार्थ ना उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, इसलिए हमें इसे बैलेंस करना जरूरी है। सपोज डेट हम यदि पानी गर्म करते हैं, है ना, तो उसका जो द्रव्यमान होता है, अब बोलोगे सर पानी तो कम हो जाता है, बट स्टूडेंट पानी कम होता नहीं। पानी क्या होता है कि उबलने लगता है तो वो वेपर मीन्स वाष्प में बदल जाता है, और यदि हम उस वाष्प को इकट्ठा कर लें, है ना, और वापस उसमें डाल दें तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि अभिक्रिया के दौरान और अभिक्रिया के पहले या अभिक्रिया के बाद, ठीक है, दोनों अवस्थाओं में, पहले और बाद दोनों अवस्थाओं में पदार्थ की मात्रा बराबर रहती है, ठीक है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण का संतुलन करना भी जरूरी है। तो कैसे करते हैं ये देखें। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पहले आपको इनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी जान लेना चाहिए। हम यहाँ पर 4 अवस्थाओं की बात करेंगे, देखिए कैसे। उसमें आ जाएगी नंबर 1, यदि कोई पदार्थ ठोस है, ठोस मीन्स सॉलिड, है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे S। और यदि कोई द्रव अवस्था में है, द्रव मीन्स लिक्विड, उसके लिए हम L यूज़ करेंगे। और यदि कोई पदार्थ या अभिकारक या उत्पाद में से कोई गैस अवस्था में हो, गैस, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम G। और एक और 4th अवस्था यहाँ पर आएगी कि यदि अभिकारक या उत्पाद में से कोई सब्सटेंस या पदार्थ जलीय अवस्था में होता है, जलीय या जलीय विलयन बोलेंगे हम उसका, जलीय विलयन में होता है ना, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम AQ, इसको हम बोलते हैं एक्वस, ठीक है। तो ये 4 अवस्था को भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब बैलेंस करते हैं ना हम किसी केमिकल रिएक्शन को, तो हमें उनकी अवस्थाओं को भी साथ में लिखना पड़ता है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस इक्वेशन होगी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों में परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम बैलेंस बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि मैग्नीशियम की बात करी थी हमने, मैग्नीशियम प्लस O2, है ना, Mg प्लस O2, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, है ना, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन इनबैलेंस है, हमें क्या करना है, दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर करनी। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर Mg की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, और यहाँ Mg की और यहाँ ऑक्सीजन की 1 है। तो हमें कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या, इनको एक समूह बना ले, एक ग्रुप मान ले। जैसे कि ये मैग्नीशियम मेरे पास क्या एक ग्रुप है Mg, इसको हम इस प्रकार से एक ग्रुप मान ले, है ना। तो यहाँ पर इसकी संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। उसके बाद इधर ही रिएक्टेंट मतलब हम अभिकारक में ऑक्सीजन भी हमारे पास में, तो हम इसकी संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ देखें प्रोडक्ट में Mg की संख्या, ये पूरा का पूरा एक समूह होगा, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या भी 1 होगी, ठीक। इस प्रकार से हम देख लें, ऐसे हम इन्हें समूह में हमने लिख दिया है। अब ये देखना है
कि बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें उसे इस एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ता है जिसकी संख्या ज़्यादा हो। अब यहाँ पर संख्या ऑक्सीजन की 2 है, इधर 1 है, तो इसकी संख्या 2 करने के लिए मुझे इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो जब मैं 2 का गुणा करूँगा तो ये पूरे समूह में गुणा होगा उसका, है ना। तो हम 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसमें हो जाएगा 2 का गुणा, है ना, ठीक है। या ये तो ऑलरेडी है लगा हुआ ये, है ना। तो क्या होगा, यहाँ मैग्नीशियम की संख्या भी कितनी हो जाएगी, अब 2 का इसमें करेंगे तो ये भी हो जाएंगे 2 और ये भी हो जाएंगे 2, ठीक। अब मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2, लेकिन यहाँ जब मैग्नीशियम की संख्या 2 हो रही है तो यहाँ मैग्नीशियम संख्या 1 है, इसे भी हमें 2 करना पड़ेगा। तो क्या करें हम, 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी कर दें, ठीक है। ये गुणा लगा या नहीं लगा, ब्रैकेट के अंदर है तो मान ही जाए कि 2 का गुणा हुआ है, ठीक। अब सिंपल है, काउंट करो, ये भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ देखिए परमाणु की संख्या बराबर हो रही क्या। तो ये जो 2 इस ग्रुप में आगे लगाया मैंने, तो मैं एक 2 का लगूंगा यहाँ पे लगूंगा, देख लीजिए ये 2 हमने यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगाया, और 2 का लगाया mg के आगे इधर पीछे की तरफ, ये 2 हमने यहाँ लगा दिया, ठीक। अब इस बैलेंस को मैं यहाँ लिखूँ तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन को लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 mg, ठीक है, प्लस O2 एरो 2 MgO। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी, ठीक है, क्या होगी, बैलेंस होगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ कहीं भी भौतिक अवस्था की तो बात ही नहीं, तो लिख देंगे हम, देखो कैसे होगा। Mg होता है ना, वो सॉलिड अवस्था में होता है, तो मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं, आप तो कहीं से भी लिख देना। सो सॉलिड के लिए एस यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है ना, इसके लिए हम जी का उपयोग करेंगे, ठीक। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ये भी कैसा होता है, सॉलिड होता है, उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है, राइट। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद दोनों में उपस्थित जो एलिमेंट है उनके परमाणु संख्या क्या है, बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस समीकरण। बात समझ में आ गई, आएगी, क्यों नहीं आएगी, आना तो पड़ेगा यार, ओके। आगे और हम देखते हैं, अगली रिएक्शन है हमारे पास। हम अगर H2 की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये बनाता है पानी H2O। ये सब बैलेंस करना है, बात हो आएगी, है ना। कि हमने क्या करा, समूह बना दिए, एक ये ग्रुप बना यहाँ अभिकारक का, यहाँ पर देखिए हम हाइड्रोजन कितना है, 2, एक ये ग्रुप बना दिया अलग, ऑक्सीजन को ले लें, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2, एक ये समूह बना दिया, ठीक। प्रोडक्ट में जाए तो यहाँ पर एक ग्रुप है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ये ग्रुप बना दिया, ठीक। अब बैलेंस करें, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ 1 है, सिंपल बात है, किसका गुणा करूँ, 2 का, तो 2 का गुणा हाइड्रोजन में हो जाएगा, राइट। अब ऑक्सीजन तो हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 4, कैसे, ये 2 दूनी हो गया 4 और 2 एकम ये 2। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, अब क्या है, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो क्या करूँ, यस 2 का गुणा यहाँ कर दूँ तो ये हो जाएगी 4, ठीक है। अब इस रिएक्शन को मैं लिखूँ तो क्या होगा, जहाँ जहाँ हमने अंक लगाया आगे, ये पीछे की तरफ इधर, है ना, ये ऐसे चलते ना, इसको हम आगे बोलते हैं अभिक्रिया को, हम अंक किधर लगाएंगे, पीछे की तरफ लगाएंगे और सामने लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ, इसको हम पीछे की तरफ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगी हमारी रिएक्शन हो जाएगी, देखिए ये 2 मैंने यहाँ लगाया, यहाँ तो कहीं चेंज नहीं था, ये 2 हमने यहाँ लगाया, ओके, ठीक। मैं इसको मिटा रहा हूँ ना। अब देखना कंप्लीट, जब हम इक्वेशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखना कंप्लीट हो जाएगी ये रिएक्शन, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। हमें इनकी भौतिक अवस्था लिखना है। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, जी। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, ये भी जी, राइट। पर ये पानी होता है लिक्विड, ओके। दिस इज कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। बात समझ आएगी। अब मैं कुछ रिएक्शन आपको दे रहा हूँ, ये आपको करना है,
और अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उन रिएक्शंस को सोल्व करके आपको वीडियो बना दूँगा। ठीक है, ओके, लिखे। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिखी, केमिकल इक्वेशन, इन्हें आपको बैलेंस करना है और बैलेंस कर कमेंट करके बताना सर कि ये पांचों रिएक्शंस हमने कर लिए। और अगर नहीं आई है, किसी में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बता दें, तो मैं इन 5 रिएक्शन का क्विकली, जल्दी, फटाफट अगले कुछ मिनट में आपको वीडियो बना के बताऊंगा और आपके पास भेज दूंगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसके पहले वाला भी वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप देख लें, क्योंकि हम एक के बाद एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया हमने, रासायनिक समीकरण आज हो रही है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट आपकी अभिक्रियाएँ हैं क्लास 10th में, उसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा और वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। उसमें सारे रिएक्शंस आ जाएगी। ओके, सो आप एक काम करना, अब इस चैनल को ऐसा लाल अक्षर में लिखा रहता है सब्सक्राइब। ओके, जब आप यूट्यूब चलाते हो, है ना, तो इसे आप क्लिक कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मैं नहीं कहता कि मुझे इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हर बार आपके पास वीडियो ना भेजना पड़े। अब जब सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को दबा दोगे, घंटी को, तो आपके पास अगर मैं नहीं पहुँचाऊँगा और मैंने जैसे ही अपलोड करा वीडियो तो आपके पास पहुँच जाएगा। सिर्फ इतना तात्पर्य है, बाकी और इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और यदि आपको लगता नहीं सर हम पहुँचा ही देना, तो मैं उसे भी कर लूँगा, पहुँचा नहीं मुझे तो आपके लिए। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा, कंकाल समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बैलेंस रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो ये बातें अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री है, रटने की कोशिश करना मत। वो कहते ना, केमिस्ट्री और हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटा और दिन में सफ़ा। आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे।